हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है उदारवादियों के सिद्धांत, विषय व उपलब्धियाँ। तो कांग्रेस के अंदर दो गुट थे, उदारवादी और उग्रवादी। तो उसी उदारवादी और उग्रवादी के अंदर ही उदारवादी जो गुट था, जो 1885 से 1905 तक जो है इसका जो लगभग 20 साल इनका कांग्रेस में वर्चस्व रहा था, उनको हमें पढ़ना है। अगले टॉपिक में हम उग्रवादी जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल का था, उनको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तीसरा गुट था क्रांतिकारी गुट, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, वो अलग अलग टॉपिक हो जाएगा। तो पहले हम उदारवादियों को लेते हैं। उदारवादियों के सिद्धांत, विषय और उपलब्धि। क्या फ़र्क था उदारवादियों में और उग्रवादी विचारधारा वालों में? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को गति में बल मिला और कांग्रेस के इतिहास में मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कांग्रेस जो 1885 में स्थापित हुई थी, उसे 1947 आज़ादी तक को जो भाग है उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला चरण है 1885 से 1919 और दूसरा चरण है 1920 से 1947 तक। अब पहले चरण के भी दो भाग हैं। पहला 1885 से 1905 तक, जिसका नेतृत्व उदारवादी मतलब कांग्रेस में उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह, इनका कांग्रेस पर वर्चस्व था। दूसरा भाग 1905 से 1919 का था, जिसमें उग्रवादी विचारधारा को जो है दबदबा रहा, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनका वर्चस्व जो है कांग्रेस पे रहा। तो हम पहले जो उदारवादी युग की बात करते हैं, तो विचारों की दृष्टि से उदारवाद पाश्चात्य चिंतन की देन है। मतलब वैचारिक रूप से ये उदारवादी विचारधारा जो है ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। यूरोप में पुनर्जागरण के समय ये विचारधारा विद्यमान रही। पुनर्जागरण सेकेंड ईयर में पढ़ा था, यूरोप पुनर्जागरण, तो उस समय ये विचारधारा विद्यमान रही। उदारवाद विवाद, वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार, समानता तथा प्रगति में विश्वास आदि अवधारणाओं पर आधारित था। यानी उदारवादी लोग अंग्रेजी सरकार के सामने प्रार्थना, एप्लीकेशन, निवेदन द्वारा अपनी समस्याएं रखते थे, जबकि उग्रवादी जो है आंदोलन, हड़ताल, धरने, इन सब में यकीन रखते थे। तो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन उदारवाद का युग कहलाता है। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन के प्रति श्रद्धा रखते थे, यानी अंग्रेजों के भक्त थे, उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे और बहिष्कार या तथा सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के ये ऑपोजिट थे, मतलब इनमें ये विश्वास रखते थे। वे उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी जो उच्च वर्ग है जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इसमें शामिल थे। उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैधानिक था, मतलब कानून के अनुसार, नियम के अनुसार वो चलते थे। वे पूर्णतः राजभक्त, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज सरकार के राजभक्त वफादार थे, उनकी नीतियों के सपोर्टर थे और उनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता का भाव था। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अभिशाप नहीं समझते थे, बल्कि वह अंग्रेजी शासन को वरदान समझते थे। और जब कभी भी सरकार इन अधिकारों को सीमित या नियंत्रित करने का प्रयास करती, तभी उदारवादी जोरदार ढंग से इन अधिकारों को बचाव की मांग करते, एप्लीकेशन देके, प्रार्थना द्वारा, है ना। अब तीसरा स्वैधानिक सुधार व स्वशासी सरकार की मांग। तो यद्यपि उदारवादी एक स्वशासी सरकार की मांग में विश्वास रखते थे, परंतु स्वशासी मतलब भारतीय शासन चलाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे इस मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते थे। अचानक जो है ये स्वशासी सरकार के पक्ष में नहीं थे। प्रारंभ में उन्हें विधान परिषदों के विस्तार और विभिन्न सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता को सरकार की अधिक हिस्सा देने की मांग की, मतलब सरकार, इस अंग्रेज सरकार जो है भारतीय जनता को इनके अंदर हिस्सा दे और उसको बढ़ाए। इसके बाद उन्होंने विधान परिषदों में अधिकार में वृद्धि की मांग की। तो ये इनके तरीके थे काम करने के। चौथा है सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। उदारवादियों का मानना था कि विभिन्न प्रशासकीय एवं वित्तीय बुराइयों को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिक से अधिक भारतीयों को सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा, यानी सिविल सर्विस, IAS के एग्ज़ाम वगैरह में शामिल किया जाए। और उदारवादियों ने भारतीय सेवाओं को पुनर्गठन की मांग की। पांचवा, धन निष्कासन रोका जाए। धन निष्कासन हमने पढ़ा था डिटेल से। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल में इंडिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की विस्तार की व्याख्या की, जिसमें भारतीयों की निर्धनता का कारण अंग्रेजों की क्रूर आर्थिक शोषण की नीतियों को बताया गया।
तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की निर्धनता का कारण हमने वहाँ पढ़ा था कि जो आर्थिक शोषण है वो जिम्मेवार बताया। निर्गम सिद्धांत है, धन जा रहा में बताया कि भारत की पूंजी किस तरह निर्यात की जा रही है, नहीं इंग्लैंड जा रही है और इसके बदले भारत को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अतः उदारवादियों की मांग रखी कि जब देश का उत्पादन देश में ही रहना चाहिए, अतः भारत में धन निष्कासन को रोका जाना चाहिए। छठा, इनके क्या तरीका था, भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए। तो उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेजों के तीव्र औद्योगिकरण के जो है अंग्रेजों के तीव्र औद्योगिकरण के निम्न बाधाएं हैं। इसमें क्या नुकसान है, स्वदेशी उद्योगों का ह्रास हो रहा है, पूंजी की कमी हो रही है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, भारतीयों के उद्यमों की भावना की उपेक्षा हो रही है, भारतीय उद्योगों की मुक्त व्यापार नीति आदि जो है ये बता रहे हैं कि ये भारतीयों के लिए नुकसानदायक कहते हैं। उदारवादियों ने इन बाधाओं को दूर करने के तथा भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन और संरक्षण देने की मांग रखी। सातवां, श्रमिकों की दशा सुधारने की इन्होंने मांग रखी थी। यद्यपि उदारवादी नेताओं ने समय समय पर श्रमिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए तथा उनकी स्थिति को सुधारने की मांग की। आठवां, कृषि एवं कृषकों की दशा सुधारने की मांग। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि और किसानों की दशा सुधारने के लिए बड़ी इनकी जो हालत थी किसानों और कृषकों खेती की वो बड़ी ही दयनीय होती जा रही थी। अतः उदारवादियों का मानना था कि कठोरतापूर्वक किया गया कर निर्धारण और कर की ऊंची दरें के कारण जो है ऐसी स्थिति व हालत जो है उत्पन्न हुई है। अतः उन्हें सरकार को भूमि कर से कमी करने तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए पूरे ऋणों को माफ करने तथा जमींदारों के अधिकारों को कम करने की मांग रखी। तो उदारवादी की मांगे थी। अन्य कुछ और मांगे थी। उपयुक्त मांगों के अलावा सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, भारत में सैनिक कॉलेज की स्थापना, प्रिवी काउंसिल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा आदि के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किए गए। तो उदारवादियों की मांगों का प्रमुख लक्ष्य भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना करना रहा था। तो ये उदारवादियों के काम करने का तरीका था और उन्होंने उदारवादी युग में क्या क्या मांगे जो है वो किस तरीके से अंग्रेजों के सामने रखते थे। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उदारवादियों की उपलब्धियाँ कि इन्होंने क्या क्या हासिल किया अपनी तरीके से, अपने उदारवाद तरीके से अंग्रेजी शासन से, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।